प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे शक्ति व ऊर्जा के संसाधन। शक्ति, ऊर्जा, संसाधन राजस्थान की दृष्टि से हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कोयले की बात की और फिर हम बात कर रहे थे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की। अब हम बात कर रहे हैं खनिज तेल के कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं राजस्थान में, उन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्र राजस्थान में देखा जाए तो देखिए, वर्तमान दृष्टि से बात कर रहे हैं, हाल ही में राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, ये पश्चिमी क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। और इस पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है? तो देखिए, बीकानेर, नागौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर, जालौर का क्षेत्र, बेसिन, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से वर्तमान में क्या है, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है। अब देखिए, इन क्षेत्रों से जो हाइड्रोकार्बन्स प्राप्त हुए हैं और साथ साथ में हाइड्रोकार्बन और साथ साथ में क्या प्राप्त हुआ है, लिग्नाइट कोयला भी साथ साथ में प्राप्त हुआ है। तो जो ऊर्जा के संसाधन हैं, उस दृष्टि से जो पश्चिमी भाग है वो सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। हम बात कर रहे हैं खनिज तेल की। तो देखिए, खनिज तेल के अंतर्गत ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खनिज तेल का कार्य 21 ब्लॉक में चल रहा है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत इस 21 ब्लॉक के अंतर्गत जो 5 ब्लॉक हैं, वो 5 ब्लॉक किसके अधीन कार्यरत हैं? जो बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अधीन हैं। और जो शेष रह गए हैं 16 ब्लॉक, उस पर किसका नियंत्रण है? भारत सरकार का नियंत्रण। खनिज तेल निकालने के लिए इन क्षेत्रों में 21 ब्लॉक कार्यरत हैं और इस 21 ब्लॉक के अंतर्गत 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और 16 जो हैं, उस पर किसका अधिकार है? भारत सरकार का अधिकार है। अब देखिए, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान में सर्वप्रथम जो खनिज तेल हैं वो कहाँ निकाला गया? सर्वप्रथम खनिज तेल, एक क्षेत्र का नाम आता है गुडामलानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? गुडामलानी क्षेत्र। और कहाँ का क्षेत्र है ये? बाड़मेर का क्षेत्र है गुडामलानी क्षेत्र। वहाँ से सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत तेल निकाला गया। और यहाँ पर वर्तमान दृष्टि से बात करें, इस गुडामलानी क्षेत्र की बात करें तो प्रतिदिन जो खनिज तेल प्राप्त होता है, उसकी क्वांटिटी जो है, उस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, कितनी है? 2000 बैरल। देखिए, तरल पदार्थ को हम बैरल में मापते हैं
इसलिए मैंने न मीटर लिखा है न कोई और, तो बैरल लिखा है मैंने। 2000 बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन किया जाता है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, केर्न एनर्जी, ये नाम काफ़ी बार सुना होगा। कहाँ की कंपनी है? स्कॉटलैंड की कंपनी है। स्कॉटलैंड की जो केर्न एनर्जी कंपनी है, ये भी खनिज तेल का उत्पादन कर रही है। किस क्षेत्र में कर रही है? बाड़मेर के क्षेत्र में कर रही है। किस क्षेत्र में? बाड़मेर के क्षेत्र। और बाड़मेर में इन्होंने कुछ कुओं की खुदाई की है, उनके कुछ नाम हैं, उन नामों की बात करेंगे। तो जैसे रागेश्वरी, भाग्यम और मंगला, ऐश्वर्या, ये उन क्षेत्रों के नाम है जहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। और कहाँ पर है? बाड़मेर में। किसके द्वारा? केर्न एनर्जी एक बहुराष्ट्रीय मल्टी नेशनल कंपनी है जो स्कॉटलैंड की है, उसके द्वारा यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। और ये बिल्कुल सफल भी स्पष्ट हुआ है। और इस केर्न एनर्जी के द्वारा इसकी जो लिमिट है, प्रतिदिन कितने बैरल तेल का उत्पादन करती हैं? ये करती है 3 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करती है, 3 लाख बैरल का। किन क्षेत्रों में? बाड़मेर के क्षेत्रों में। रागेश्वरी, भाग्यम, मंगला और ऐश्वर्या कुओं के नाम हैं जहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो हम बात करते हैं बीकानेर क्षेत्र की। बीकानेर के क्षेत्र में ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है? तो देखिए, 2 नाम आते हैं बीकानेर के। एक आता है बांदेवाला, वहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। एक आता है तूरीवाला, यहाँ खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। तूरीवाला और बांदेवाला किसके खनिज तेल के क्षेत्र हैं? बीकानेर के खनिज तेल के क्षेत्र हैं। जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर के क्षेत्र में तो इनके भी नाम आते हैं, साधुवाला और तनोट क्षेत्र। ये खनिज तेल के कुछ क्षेत्र हैं जिसकी हमने बात की है। तो देखिए, बाड़मेर में बात की हमने, कुछ कुओं के नाम लिए हमने, जैसे रागेश्वरी, भाग्यम, मंगला, ऐश्वर्या ये। और बीकानेर की बात करेंगे तो तूरीवाला है और एक और है जो बांदेवाला दे रखा है, ये हैं। जैसलमेर की बात करेंगे, साधुवाला और तनोट। ये खनिज तेल के कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं जिसकी हमने बात की। कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, मार्स क्या है? मार्स का अर्थ क्या है? अब मार्स आप हो सकता है मंगल ग्रह की बात कर सकते हो आप, ये नहीं है। देखिए, मार्स का अर्थ क्या है खनिज तेल के उत्पादक क्षेत्रों में? एम का मतलब होता है मंगला, ठीक है। ए का मतलब ऐश्वर्या, आर का मतलब रागेश्वरी और एस का मतलब सरस्वती। ये 4 तेल के कुएं हैं जिनको क्या कहा गया है? मार्स कहा गया है। तो मार्स क्या है? कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये खनिज तेल के क्षेत्र हैं जो राजस्थान में स्पष्ट होते हैं। तो ये हमने खनिज तेल से संबंधित बात कर ली है। ये जो परंपरागत संसाधन थे, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनकी हमने बात कर ली। अब एक परंपरागत संसाधन और आता है। देखिए, वैसे तो उसको गैर परंपरागत में काउंट कर लेते हैं क्योंकि वो एक नवीनीकृत है, लेकिन प्राचीन काल से चला आ रहा है इसलिए उसको परंपरागत में डाल दिया गया। देखिए, कौन सा है वो ऊर्जा संसाधन जिसकी हम अब बात करेंगे।
ये देखिए जल विद्युत, इसको क्या मानते हैं, जल विद्युत को परंपरागत संसाधन माना जाता है और ये अन्य संसाधनों की अपेक्षा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। देखिए कोयले की बात करेंगे, खनिज तेल की बात करेंगे, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, समाप्ति की ओर अग्रसर हैं, धीरे धीरे वो क्या है, समाप्त हो रहे हैं। जबकि जल शक्ति की बात की जाए तो ये जल शक्ति जो है, जल विद्युत जो है, जल की बात करेंगे, ये कब तक संरक्षित है, जब तक नदियों में पानी बहता रहेगा तब तक हम क्या प्राप्त करते रहेंगे, जल विद्युत प्राप्त करते रहेंगे। मतलब एक ऐसा तथ्य स्पष्ट हो रहा है कि ये शीघ्र खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलने वाला है। तो ये असमाप्य श्रेणी में भी इसको रख सकते हैं, नवीनीकृत में रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, ये परंपरागत है। ऐसी श्रेणी हमने किस में बनाई थी, गैर परंपरागत में बनाई थी। लेकिन ये एक ऐसा संसाधन स्पष्ट हो रहा है जो परंपरागत श्रेणी में होता है, लेकिन एक असमाप्य का स्वरूप लिए हुए हैं, नवीनीकृत का स्वरूप लिए हुए हैं। तो इसकी भी हमें बातें करेंगे। अब देखिए राजस्थान में बात करें तो कुल छोटे बड़े बांधों की बात करें तो 14 बांध हैं जिनसे हम क्या हैं, जल विद्युत प्राप्त करते हैं। और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनसे हम जल विद्युत प्राप्त करते हैं, उन परियोजनाओं की बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। परियोजना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चंबल परियोजना की। देखिए हमने चंबल के बारे में देखा था कि ये जो चंबल परियोजना है, चंबल जो नदी थी उसकी बात की थी, तो उस समय क्या था, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, दो सामूहिक राज्यों की एक परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत हमने कुछ बांधों की भी बात की थी, जैसे गांधी सागर की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा हमने बात किया था जवाहर सागर बांध, इसकी भी बात की हमने। कोटा बैराज, इसकी भी हमने बात की। तो ये जितने भी बांध हैं, इन बांधों से क्या है, जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। जो राणा प्रताप सागर हैं, इस पर 4 संयंत्र स्थापित हैं जल विद्युत के। कितने संयंत्र स्थापित हैं, 4 संयंत्र स्थापित हैं और प्रत्येक संयंत्र से लगभग 43 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। वर्तमान की बात करेंगे, लगभग 43 के आसपास मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है प्रत्येक संयंत्र से। जवाहर सागर की बात करेंगे, इसी प्रकार से 3 संयंत्र बने हुए हैं और इन 3 संयंत्रों पर प्रत्येक यूनिट से भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान में जो विद्युत उत्पादन है, वो विद्युत उत्पादन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस चंबल परियोजना की बात करेंगे तो राजस्थान को इससे कितनी विद्युत प्राप्त होती है या इससे कितना विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो चंबल से 193 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त किया जाता है राजस्थान के द्वारा। तो ये हमने चंबल के बारे में देखा।
एक इसी प्रकार की और परियोजना है बांकड़ा नांगल परियोजना, उसकी हम बात करेंगे। बांकड़ा नांगल परियोजना। अब बांकड़ा नांगल परियोजना में जो नांगल नहर है, इस नहर पर कुल 3 संयंत्र स्थापित हैं। कितने संयंत्र स्थापित हैं? 3 संयंत्र स्थापित हैं। और नांगल से कुछ दूरी पर 20 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस प्रकार इससे कुछ दूरी पर नांगल जो नहर है, इस नहर पर क्या बनाया गया है? 3 संयंत्र बनाए गए हैं। और 3 संयंत्र किसके संयंत्र हैं? विद्युत संयंत्र हैं, जल विद्युत संयंत्र हैं, ये बनाए गए हैं। अब 3 संयंत्र कौन कौन से हैं? एक तो गंगवाल में, गंगवाल, दूसरा कोटड़ा और तीसरा है रोपड़ में। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है नांगल नहर से। अब यहाँ उत्पादन करने के बाद में यहाँ पर जो भी जल विद्युत या विद्युत प्राप्त होती है हमें, वो विद्युत एक तो राजस्थान में बीकानेर के क्षेत्र में सप्लाई होती है, दूसरी हम बात करेंगे गंगानगर के क्षेत्र में सप्लाई की जाती है, तीसरी बात करेंगे जो रतनगढ़ राजगढ़ का क्षेत्र है वहाँ पर ये सप्लाई होती है चूरू जिले में। तो कुल 3 जिले हैं जहाँ पर विद्युत उत्पादन विद्युत की सप्लाई की जाती है। किस परियोजना के तहत की जाती है? बांकड़ा नांगल परियोजना के तहत की जाती है। और इस परियोजना की जो शुरुआत की बात करेंगे तो देखिए ये जो विद्युत हमें प्राप्त हो रही है वो 1955 के बाद में प्राप्त हो रही है राजस्थान को। और इस परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 168 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। ये बांकड़ा नांगल परियोजना। फिर एक परियोजना और आती है माही विद्युत परियोजना। ये देखिए, माही विद्युत परियोजना। माही जब नदी की बात की थी हमने तो 3 राज्य थे जिसके अंतर्गत माही नदी का स्थल पाया जाता है। और वो 3 राज्य कौन से थे? देखिए, मध्य प्रदेश से निकल रही थी, राजस्थान में प्रवेश कर रही थी इस प्रकार से दक्षिणी भाग में, ये लीजिए इस प्रकार से। तो ये मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान बात कर रहे हैं और नीचे है गुजरात। तो कुल कितने राज्यों का सामूहिक परियोजना माने जाता है ये देखिए 3 राज्यों में इसका अपवाह क्षेत्र दिखाई दे रहा है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। राजस्थान में देखिए जब प्रवेश करती है तो जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पर माही नदी का बेसन ज़्यादा स्पष्ट होता है। और इसी जिले के अंतर्गत, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत क्या है, एक जनरेटर की स्थापना की गई थी, बिजली के जनरेटर की, जो 72 मीट्रिक टन की क्षमता का है जनरेटर है ये विद्युत जनरेटर। इसकी स्थापना कब की गई? 1984 में की गई। और कहाँ पर की गई? बांसवाड़ा में की गई। किसके उत्पादन के लिए? विद्युत के उत्पादन के लिए। किस नदी के द्वारा? माही नदी के लिए। और राजस्थान में
जो माही के द्वारा विद्युत प्राप्त होती हैं वो कितने मेगावाट होती हैं? 140 मेगावाट प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक इंदिरा गांधी नहर है, वहाँ से उस परियोजना से भी क्या है, जल विद्युत की प्राप्ति होती है। और जो छोटी छोटी वितरिकाएँ निकलती हैं उससे 22 मेगावाट जल विद्युत राजस्थान प्राप्त करता है। ये जल विद्युत के बारे में स्पष्ट कर लिया हमने। देखिए हमने कुल 4 प्रकार से देखा है। जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन हैं, कोयले की बात की, पेट्रोल की बात की, प्राकृतिक गैस की बात की और जल विद्युत की। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।